बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त खबर ये भी हमारे पास है कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है, तो इंशाल्लाह हम कल भी जिस तरह से हम पहले मैच के बाद बड़ी खुशी आके हम वेलकम कर रहे थे और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान जिस तरह से जीत के आए, तो इंडिया से जिस तरह जीते हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तान अब वैसे ही जीते। आज शारजा में मैच बिल्कुल ऐसी है। भारत से तो हमारा मुकाबला जो है वो रिवायती हरीफ है, चूँकि तो बड़ा बेहतरीन होता है, हम सबको इंतज़ार होता है उस मैच का। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर शायद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है जिनको ज़्यादा इंतज़ार इस मैच का था कि जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा और न्यूजीलैंड को कितने थ्रेट्स हैं वो आज के मैच में जो है ना इंशाल्लाह पता लग जाएगा। बाबर आजम थ्रेट है उनके लिए, रिजवान थ्रेट है उनके लिए, फ़खर थ्रेट है, शाहीन थ्रेट है, पूरी टीम ही जो है ना वो थ्रेट से भरपूर है। थ्रेट से भरपूर है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ किया था और सीरीज मतलब आगे चले गए जो उस दिन मैच है भाई पे उन्होंने हम लोगों को किस तरह से पीछे करके वो चले गए थे। तो अब जो है पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं और पुरजोश भी हैं कि जब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच हो तो हम उनको दुबई के जो ग्राउंड्स हैं या शारजा के जिस तरह से ग्राउंड्स है उसके अंदर हम उसी तरह से हराएं हम लोग उनको। बिल्कुल ऐसा ही है और हम सबको इंतज़ार है जी। शाम 7 बजे मैच शुरू होगा और उम्मीद यही की जा रही है कि जीतने जो टॉस जीतेगी टीम या कप्तान वो शायद पहले बॉलिंग ही कर रहा होगा, बाद में बैटिंग कर होगा। लेकिन पिच को देख के इस तरह ज़्यादा बेहतर आइडिया भी हो जाएगा। तो हम सारों को जो इंतज़ार है वो 7 बजे का है। 7 बजे मैच होगा और हम सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से भी जीतना है और लाजमी तौर पर जीतना है। और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो सेमीफाइनल के लिए खासी आसानी हो जाएगी। 90% तकरीबन पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर न्यूजीलैंड से आज का मैच हम लोग जीत जाते हैं और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे भी। और इसी दुआ के साथ जो है हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी आज किया है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो तो आज पाकिस्तान जीत जाए और हमें इंशाल्लाह सेमीफाइनल के चांसेस बहुत से लोग जो हैं जो क्रिकेट देखना छोड़ गए थे वो पाकिस्तान की इस तारीखी जीत के बाद जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने हासिल की है इसके बाद उन्होंने भी ज़रा ना क्रिकेट के जो कहते हैं ना कि गर्द ऊपर से उतारते हैं ना किसी चीज़ के, कहते हैं कि जी हम फिर से तैयार हैं, तो उन्होंने भी बल्ले शल्ले निकालनी है। उन्होंने भी सोचा है कि इंडिया के मैच के बाद बिल्कुल हमसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े नाउमीद हो चुके थे, टीम की कुछ कारकर्दगी पीछे ठीक नहीं रही थी, इस वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो गए थे हमने क्रिकेट देखनी नहीं है, हमने छोड़ दिया है। मेरे तरह के लोग भी गए थे, हमने नहीं आइंदा क्रिकेट देखी। लेकिन अब जो है जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच जब जीता है तो फिर दोबारा से हम लोग वैसे ही तैयार हो गए कि दोबारा से मैचेस जो है जीतेंगे और देखेंगे। डिटेल से बात भी होगी कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग अच्छी है, क्या कैसे पाकिस्तान जो है बेहतर हिकमत अमली से न्यूजीलैंड को हरा सकता है। तफसील में इस पे बात भी करेंगे, तफसील से बात करेंगे। इस पे पहले हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। अज़्म यह है कि कोई बच्चा अब अच्छी तालीम से महरूम नहीं रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड की तरह गरीब तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड के इजरा का फैसला भी किया। बड़ा अच्छा एक काम किया गया और कार्ड में तलबा की ज़रूरत के मुताबिक पैसे भी डाले जाएंगे और एजुकेशन कार्ड के तहत जो नादार बच्चे हैं उनको दाखिले की सहूलत और तमाम चीज़ें जो होंगी वो मुयस्सर होंगी। वो जहाँ भी चाहेंगे उस कार्ड को कैश करवा सकेंगे और एजुकेशन कार्ड से गरीब बच्चे जो है वो मुल्क के दीगर सूबों के इदारों में भी तालीम हासिल कर सकेंगे। बहुत अच्छी काविश है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि एजुकेशन कार्ड से हम गरीब बच्चों को तालीम के लिए सपोर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले गरीब बच्चे हमारा हदफ हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। एजुकेशन कार्ड का बुनियादी मकसद गरीब तलबा की माली मुआवनत करना है जिससे तलबा अपनी तमाम तालीमी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कामरान बंगिर साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा जो तालीम का कार्ड ये इस तरह से आप लोग दे रहे हैं, ये क्या है और कैसे इसके फंक्शंस होंगे, इस हवाले से हमें काइंडली बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, जिस तरह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले मरहले में सेहत कार्ड का सिस्टम एक शुरू किया
उसका मकसद ये था कि जो गरीब तबका है उनको हम सेहत की सहूलियात फ्री देना शुरू कर दें, और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हमने इनरोल किया। तो ये सेहत कार्ड का जो हमारा कामयाब तजुर्बा रहा है वो अभी आपने देख लिया कि माशाल्लाह से इस्लामाबाद में भी वो इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके अलावा पंजाब के भी मुख्तलिफ अजला में। तो उसी तनाजुर में वज़ीर आला महमूद खान ने ये एक पेश किया कि अगर तो गरीब और जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, वो बच्चे अगर अच्छे कॉलेजेस में और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम इस तरह का एक सिस्टम लेकर आते हैं। तो तालीम कार्ड भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन के, या जिनको हम आम फहम अल्फाज में कहते हैं कि रियासत मदीना का जो सोशल वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, उसी की तरह हम तालीम कार्ड भी लेकर आ रहे हैं। जो गरीब और लाचार या जो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके एक्सपेंडिचर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए तालीम कार्ड का एक सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं जो कि सिर्फ उन तबकात को जो लोअर मिडिल क्लास के या जो आम आदमी को फैसिलिटेट करेगा। उनके बच्चे भी अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में और स्कूल्स में। ठीक है कामरान, ये बताइएगा कि कोई डेटा तो इकट्ठा किया गया होगा, शुरू में कितनी तादाद में बच्चों को ये कार्ड दिया जा रहा है? देखें अभी तो इसके ऊपर मुकम्मल एक वर्किंग हो रही है और वो जो है एडवांस स्टेजेस में। लेकिन मैं आपको अगर सेहत कार्ड की हमारी जो लर्निंग है वो अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले हमने 15% पॉपुलेशन को टारगेट किया। उनका हमने पूरा एक सिस्टम देखा, उनको हमने पायलट किया, उसके बाद वहां पे हमें समझ आ गई, हमारी लर्निंग्स आ गई, हमें अच्छे अच्छे केस स्टडी सामने आए। उसके बाद हमने उसको रोल आउट किया पूरे कबायली अजला में। वो आपने देख लिया कि 25th अमेंडमेंट के फ़ौरन बाद हमने तमाम कबायली अजला को उसमें ऐड कर दिया, और अब उसके बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम अभी तालीम कार्ड को इसी तरह का कर रहे हैं कि जो हमारे पावर्टी लाइन से, जो पावर्टी सर्वे हुआ है उससे जो बिलो लोग हैं, जो पावर्टी लाइन से बिलो लोग हैं, उनको हम फिलहाल उन फैमिलीज़ को हम फिलहाल एलिजिबल करें, और वो अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें, हमारी तैयारी जो है वो होमवर्क हो रहा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सारी स्टेटिस्टिक्स आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन जो टेक्निकल वो पूरा सिस्टम है उसका सारे जो महकमे हैं उनको अलाइन करना, उनको एक प्रोग्राम के तहत लेकर आना, उस पे तकरीबन काम हमारा पूरा हो गया है। तो इंशाल्लाह इसमें अच्छी खासी हमारी पॉपुलेशन जो कि पावर्टी लाइन से बिलो है वो कवर होगी फर्स्ट फेज में, और फिर उसके बाद हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसको फैलाएंगे मेरिट कम नीड्स। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो तलबा ज़हीन हैं, उनके इंतखाब का क्या क्राइटेरिया होगा और किस लेवल तक तलबा की माली मुआवनत की जाएगी? देखिए जैसे मैंने कहा, एक तो क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल शफाफ होगा। जैसे आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोग्रामात हैं वो वज़ीर आज़म साहब का पहले दिन से ये विजन है कि हमने किसी सूरत ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो उसी तनाजुर में माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और उसके ऊपर किसी किस्म की अभी तक कोई एक उंगली भी नहीं उठी। तो ये है कि क्राइटेरिया बिल्कुल शफाफ होगा, मेरिट कम नीड बेसिस पे होगा। जो मुस्तहिक है और जो मेरिट पे आ सकते हैं, जो एडमिशन्स ले सकते हैं, वो क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा, सबको बराबर मौके मिलेंगे। अब उसके बाद कहाँ तक हम करेंगे, तो हमारा प्लान ये है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, और फिर आपको पता है कि पीएचडी और इनके तो हमारे ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो गरीब का और मुतवसत तबके का एक पेरेंट है, उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। जिसका वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टेट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी, उनको माहाना वजीफा भी मिलेगा, उनके फीस की मद में, उनके बाकी रिक्वायरमेंट्स की मद में वो सारे पैसे भी मुतालिका यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट को ट्रांसफर होंगे। सही है। बंगे साहब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कार्ड का दायरा कार बाद में जो है वसी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। साथ ही दूसरे सूबों में जो तलबा होंगे उनके हवाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन दूसरे सूबों में तालीम हासिल कर सकेंगे, कौन सी क्लास तक कर सकेंगे? बिल्कुल हमारा प्लान यही है कि हम पहले इसको पायलट करें। पहले हम एक मखसूस जो पावर्टी लाइन है उससे हम नीचे देखें
इसकी अफादियत को हम देख लें, लोगों का इंटरेस्ट देख लें, अपने साथ इंस्टीट्यूशंस इनरोल करें। जैसे आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सेहत कार्ड के लिए हमें शुरू में बड़े चैलेंजेस सामने आए, तो हम उसकी लर्निंग करते करते इवॉल्व होता होता सिस्टम अब माशाल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये सहूलत मुयसर है। तो उसी तरह हम इनिशियली जो है इसको एक ऐसे स्केल पे शुरू करेंगे कि हमारी लर्निंग अच्छी आ जाए, हमें समझ आ जाए, हम अपने साथ इंस्टीट्यूशंस को इनरोल करें, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को उसमें इनरोल करें, लोगों को उसमें फैसिलिटेट करें, और उसके बाद इसको बढ़ाते बढ़ाते इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को ये सहूलत मुयसर होगी कि वो अगर काबिल है, वो अगर पढ़ना चाहता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड से पढ़ेंगे। अच्छा बंगीर साहब, हमें लास्ट ये भी बता दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या जितने भी सिचुएशन है वो कंट्रोल है? जी, डेंगू के हवाले से एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारा एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है, कोविड में एक पूरा डेटा सिस्टम हमारा है, उसमें हॉट स्पॉट्स डेवलप होते हैं और फिर उसके ऊपर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो वहाँ पे, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, हमारे वासास जो WSSCs उसको कहते हैं, वो वहाँ पे एक इकट्ठे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके वहाँ पे जो है वो इंटरवीन करते हैं। तो माशाल्लाह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, हम बहुत ज़्यादा केयरफुली हर एक चीज़ को देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने उसके ऊपर एक मीटिंग की है और वो ख़ुद इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है हर दूसरे दिन CM साहब जो है वीकली उसका फॉलो अप रखते हैं। हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान को हमने इंगेज रखा हुआ है, उसमें MPAs, MNAs वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके की सतह पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व रखा हुआ है। लार्वा की तल्फी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, डेवलपमेंटल कामों के ऊपर हो रहा है। आगाही जो डोर टू डोर मुहिम है हमारी, वो बड़ी इफेक्टिव काम कर रही है। जहाँ पे तालाब हैं, जहाँ पे पानी कड़ा होता है, जहाँ पे पुराने टायरों का रोज़गार होता है, वो एरियाज़ हमने टारगेट में रखे हुए हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बेहतरीन तैयारी है माशाल्लाह से, और इसी वजह से अल्लाह करे कि मज़ीद भी इसी तरह हो। ज़्यादा डेथ कैजुअल्टीज़ जो है हमें रिपोर्ट नहीं हुई। हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मौसम की बेहतरी के साथ भी, और हमारी जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जो हमारी अच्छी लर्निंग्स हैं कोविड के वक्त में, उनको बरूई कार लाते हुए हम इंशाल्लाह डेंगू के ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। ठीक है मंगेश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आपने तालीम कार्ड जो है उस हवाले से भी आगाह किया, और साथ ही जो डेंगू की सूरत हाल है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, उस बारे भी आगाह किया है आपने। लेकिन हम पंजाब की बात कर लेते हैं, जहाँ पर डेंगू वायरस का जोर हम देख रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू वायरस का जोर बरकरार है। वफाकी दारुल हुकूमत है, और पंजाब से रावलपिंडी की हम बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि केसेस अभी मौजूद हैं। ख़तरे की घंटी अभी बज रही है, अभी वो बंद नहीं हुई है। 24 घंटे के दौरान जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ शहरों में नए मरीज़ रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जुड़वा शहरों की बात करें तो वहाँ पर डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि कातिल डेंगू वायरस इस्लामाबाद में 11 जाने भी ले गया। और रावलपिंडी के अस्पतालों की अगर हम बात करें तो डेंगू के 7 मरीजों की हालत वहाँ पर तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि सिंध और KP में भी डेंगू की तबाहकारियाँ जारी हैं। हाँ जी, पंजाब में मज़ीद 463 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं, और सिर्फ लाहौर में 365 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार की वजह से 24 घंटे में 2 कीमती जानें भी जो हैं वो हमसे जुदा हुई हैं। वो हमने जो है क्या कहें कि हम कोरोना के अंदर इतने परेशान रहे हैं कि अब डेंगू की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डेंगू के फैलाव की वजह से अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ने लगी है, और कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें बेड मुयस्सर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अगर हम डेंगू बुखार की बात करें तो इसकी वजह से अब तक सूबे में 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 32 कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं। आप देखें कि आप लोगों को एहतियात कितनी ज़्यादा करनी है। अभी भी हम कोविड में तो SOPs का ख्याल रख रहे थे, लेकिन अब हमें डेंगू जब है तो डेंगू में भी हम लोगों को ख्याल रखना है। साफ़ पानी कहीं पर भी हमें खड़ा नहीं होने देना है, पानी खड़ा नहीं होने देना। घर के अंदर हमने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, और स्प्रे लाजमी तौर पर अपने मदद आपके तहत लाजमी तौर पर कीजिए। बाकी हम बात कर लेते हैं सूरत हाल कैसी है, और अंडर कंट्रोल है सिचुएशन या नहीं है। फिर मौसम जो है अब ठंडा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि दर्जा हरारत गिरता चला जा रहा है, तो उससे अब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि डेंगू वायरस का जोर कब तक कम होगा। डायरेक्टर CDC महकमा सेहत
पंजाब डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम वेट कर रहे थे ख़ासतौर पे वेदर की, पहले बात कर लेते हैं कि जिस तरह से दर्जा हरारत गिरता चला जाएगा, ख़ासतौर पर 15 तक पहुंच जाएगा, तो फिर उसके बाद शायद हमें डेंगू जो लार्वा है वो उसके बाद पनप नहीं सकता है। अब सूरत हाल क्या है, आप क्या देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है, केसेस कम हो रहे हैं या अभी वही तादाद है? जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। हमारा जो कैंट टाउन था और डिफेंस एरिया था तो उसमें काफ़ी साइकिल ब्रेक हो गया है, और अलामा इकबाल टाउन में भी हमने अपनी सर्वेलेंस भी बढ़ा दी है, टीमें भी डबल कर ली हैं। वेदर भी हमारा इंशाल्लाह ज़रूर साथ देगा। वेदर भी जैसे डाउन होता जा रहा है, टेम्परेचर जैसे आपने बोला कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर जाता है तो इसके जो काटने की सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, और इसकी जो है वो डेथ रेट जो लार्वा का है या इसका जो डेंगू मच्छर का है उसका तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा मक्सी साहब, ये बताइएगा कि क्या टीम्स जा रही हैं घरों में, स्प्रे हो रहा है या फिर चेक किया जा रहा है कि घरों में कहीं पर साफ पानी वगैरह तो नहीं खड़ा है, ये इस तरह से आप लोग टीम्स भिजवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी सर्वेलेंस हो रही है। हमारे हर घर में जो है, लाहौर में हमारी टीमें जा रही हैं, रावलपिंडी में जा रही हैं, पूरे पंजाब में जा रही हैं, और मुकम्मल सर्वेलेंस हो रही है। और उसके साथ साथ जहां से हमें केस रिपोर्ट होते हैं तो उसके साथ IRS भी हो रहा है, केस रिस्पांस भी हो रहा है 48 घरों में, जहां से हमें अडल्ट मॉस्किटो मिल रहा है या और इस तरह की जो अडल्ट पॉपुलेशन मिल रही है डेंगू के हवाले से, तो उस पर हम फॉगिंग भी कर रहे हैं। सारे हम जो SOPs के मुताबिक जितने प्रोसीजर्स हैं वो हम बतरीके SN अंडर द सुपरविजन ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट एंड DHOs और डिप्टी DOs पूरे पंजाब में हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है अस्पतालों के ऊपर कि बेड्स मैसर नहीं आ रहे हैं। कई लोग जो हैं उनकी तबीयत खासी ख़राब हुई लेकिन उनको बेड नहीं मिल सका। कितना प्रेशर है अस्पतालों पर? इस वक्त जो है आज की कल लास्ट 24 आवर की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो पंजाब में 4,950 बेड्स एलोकेट है, जिनमें से 2,153 जो है वो पेशेंट्स, यानी मोर देन आधे से भी ज्यादा जो है वो बेड्स ऑक्यूपेंसी हमारे पास खाली पड़ी है। आधे मरीज हैं, लेकिन हम मरीजों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल कर रहे हैं। हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है, हमने इवन एक्सपो में भी एडिशनल एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो वो भी वर्क कर रहा है, और हॉस्पिटल्स में भी बेड एलोकेशन की कैपेसिटी हमने बढ़ा दी हुई है। अच्छा मकसद में बताइएगा कि इसका हम मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाल पाते? जैसे हमने कोविड का कुछ हल हमें नजर आता है कि हमने वैक्सीन मतलब लगवा ली तो हम अपने आप को महफूज समझते हैं। डेंगू क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से अब तक हर साल हमें उसके जो है वो केसेस सामने आते हैं और वहाँ पर काफ़ी तादाद बढ़ भी जाती है, जैसा कि अब भी जो है तादाद बढ़ी है, तो इसका मुस्तकिल हल कोई निकालने के बारे में सोचा है? इसकी बहुत सोचा है। देखिए ये पूरे इस वक्त जो है जो टॉप 10 डिजीजेस थ्रेट्स है तो WHO ने उनमें ये डेंगू भी शामिल है, और इस वक्त 150 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इसके प्रेवलेंस है। तो इसकी जो टाइप 4 टाइप्स होती है, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना जो है वो बड़ा ज़रा मुश्किल हो रहा है साइंटिस्ट को और रिसर्चर्स को। तो इस वजह से जो है ना ये जो एक जिस वायरस के अगेंस्ट एक बंदे को बीमारी हो जाती है DEN 1 के अगेंस्ट, वो उसके लिए थ्रू आउट लाइफ इम्यून हो जाता है। जब दूसरी दफा होगा तो वो फिर DEN 2 होगा। तो इसके जो वायरस की डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज जो है इसकी बाकी ट्रीटमेंट तो मौजूद है, बाकी मेडिकली हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बता दीजिएगा, लोगों की आसानी के लिए उनको इल्म होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी हेल्पलाइन है कि जहां पर आप राब्ता कर सकें, आपको पता हो कि यहाँ पर इस अस्पताल में बेड खाली है, ताकि अपने मरीज को लेकर लोगों को घूमना ना पड़ रहा हो कि उधर जाएं, उधर पता नहीं बेड है या नहीं है, जहां से उनको इल्म हो सके, वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा आवाम की आगाही के लिए। नहीं, इस वक्त हमारा कंट्रोल रूम मौजूद है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, उधर से सारे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। और बेड ऑक्यूपेंसी का तो अभी हमें तो कोई, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी में भी तकरीबन 2000 बेड्स जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, स्पेशलाइज्ड में भी 3000 मौजूद है। अभी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल ऐसी कोई सूरत नहीं है कि लोगों को घूमना पड़े, लेकिन हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, उसके ऊपर अगर किसी को कंप्लेंट हो तो वो कंप्लेंट। हेल्पलाइन का नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग सुन लें और उनके लिए आसानी हो सके। डॉक्टर साहब ये है 0800 99 000 जी, ये हेल्पलाइन का नंबर है।
तो इसके ऊपर जिसको भी कोई कंप्लेंट हो तो वो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या उम्मीद रखी जाए कि अब जिस तरह से महकमा मौसमियात से भी हम रोज़ाना पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डेंगू एक बहुत बड़ी वजह भी है कि उनसे पूछ रहे हैं कि किस तारीख तक ये 15-16 के करीब हमें दर्जा हरारत जाता हुआ नज़र आएगा, तो वो तकरीबन बता रहे हैं कि नवंबर मिड तक। आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि नवंबर मिड तक अभी ख़तरा मौजूद है, उसके बाद थोड़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए? नहीं, उम्मीद है इससे बहुत पहले आसानी हो जाएगी। सिर्फ हम मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, मौसम तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें फेवर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम अपनी सर्वेलेंस और साइकिल ब्रेक कर रहे हैं, लार्विसिडल भी कर रहे हैं और अडल्ट मॉस्किटो भी मार रहे हैं। हम मतलब ये अपना काम अपने तौर पे कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो इसका जो है इसकी जो बाइटिंग कैपेसिटी है या इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं जिस तरह से होते हैं, वो घरों में उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, ऐसी कौन से वो उनके सिम्टम्स या आप कह लें कि उनके प्लेटलेट्स किस तादाद तक आ जाएं कि वो अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं? ये इसकी जो डायग्नोसिस है वो सीबीसी के ऊपर खास तौर पे पहले इसके 3 स्टेजेस होती है। एक सस्पेक्ट होता है, एक प्रोबेबल होता है और उसके बाद कंफर्म होता है। तो सस्पेक्ट तो हर वो बंदा जिसको 2 से 10 दिन तक बुखार है, उसका जब हम सीबीसी करते हैं, अगर उसके प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो, 100,000 से कम हो, तो हम समझते हैं, या उसके WBC 4,000 से कम हो, तो हम समझते हैं कि वो सस्पेक्ट से आगे है कुछ और वो प्रोबेबल में चला जाता है। तो ये प्लेटलेट्स के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि उसको अगर 1 लाख से कम हो, लेकिन अभी हमारी जो नई गाइडलाइंस इशू है तो उसमें यह है कि अगर उसके 50,000 से कम है तो फिर उसको एडमिशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों की भी और उनके हवाले से हम, क्योंकि टूरिज़म के ऊपर हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अब हम नज़र आती है हमें पॉजिटिव भी इस लिहाज से कि पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है कुदरत के दिलकश मनाजिर से माला माल है और पाकिस्तानी भी अमन पसंद और मेहमान नवाज भी है, क्योंकि जितने भी हम देख रहे होते हैं जब टूरिस्ट, अगर हम स्पोर्ट्स पे देखें कि वहाँ पर जब जा रहे होते हैं टूरिस्ट, तो कितने वहाँ के जो लोग होते हैं, जो मकामी लोग होते हैं हमजा, तो वो उनको बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। इसी बुनियाद पर ही तो हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह आएंगे, और सच ये है कि हम उन मसाइल की तरफ शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे जिन पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो सयाहों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क में जाने से पहले। और सयाह शायद उन वजह से पाकिस्तान आने से कुछ घबरा भी रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम सयाहत को संजीदगी से लें तो कुदरती खूबसूरती पर ज़्यादा देर तक हम इन्हिसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान आने वाले किसी भी गैर मुल्की सयाह का पहला तासुर जो है वो अफरा तफरी का होता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि इमिग्रेशन अफसरान से लेकर कस्टम ऑफिसर्स जो है वो भी सयाहों को सहूलत देने की तरफ ध्यान शायद कम दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हम अफसानवी मेहमान नवाजी की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ VIPs के लिए मखसूस है और कम बजट वाले मुसाफिर के लिए पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है। सयाहती मकामात की अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो है वो ना होने के बराबर है। हम ये देखने की हमें ज़रूरत है कि हम अपने मेहमानों को क्या पेश कर रहे हैं, हम उन्हें क्या सहूलियात दे रहे हैं, यानी कि हमें हर एक को वही प्रोटोकॉल, वही सहूलियत देनी चाहिए जो कि हम किसी स्पेसिफिक लोगों को देते हैं। जैसे कि हमने बात की VIP लोगों की, तो VIP हम लोगों उनको तो पूरा प्रोटोकॉल दे रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग आ रहे थे क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं भी कर सकता है और वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखना चाहता है, तो उसके हवाले से उसको सहूलियात भी प्रोवाइड क्या हम खाना उनके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, क्या वो साफ माहौल है कि नहीं है, महफूज है या नहीं है, उनका होटल कितना साफ़ है। और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सियाहती पुलिस का तस्वुर भी मुतारिफ़ करवाया है, जो यकीनन एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। क्या हम इसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी नाफिज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो वैसे तो हम देखते हैं कि जो वीडियोस होती हैं, जो भी गैर मुल्की सयाह आते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं,
शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन कई सहूलियात ऐसी हैं कि जो पहले जब आप इंटरनेट पे लिखते हैं कि हम इस जगह पर जाना चाहते हैं, इस जगह के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, तो जब वो नेगेटिव्स लिखे होते हैं, हमारा फोकस आज उन पर है कि उनको ठीक करना है। पॉजिटिव्स जो हैं वो तो हैं, हम उसका अक्सर जिक्र भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने नेगेटिव्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जाना है, कम करते जाना कि पॉजिटिव्स बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जो पॉजिटिव हमारा इमेज है पाकिस्तान का और जो लोगों का भी वो वैसे ही बाहर भी जाए। इसी वाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टूरिज्म एक्सपर्ट औरंगजेब आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आलमगीर। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान आते हैं, सबसे ज़्यादा उनको कौन कौन से मसाइल जिनका सामना करना पड़ रहा होता है? जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है, ये हम सब जानते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन टूरिस्ट का भी इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से ये फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में वापस आ ही नहीं सके, क्योंकि 9/11 के बाद सिक्योरिटी खदशात, उसके बाद फिर 2008 में एक ऑपरेशन हुआ, फिर 2015 में स्वात में ऑपरेशन हुआ। तो इन हालात की वजह से काफ़ी अरसे तक फॉरेन टूरिज्म तो पाकिस्तान में हो नहीं सका। खैर, अब फॉरेनर्स ने पाकिस्तान आना शुरू किया। पिछले 2 साल से मैं खुद भी विटनेस कर रहा हूँ कि गिलगित हुंजा की तरफ और कैलाश की तरफ फॉरेनर्स आपको नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज दैट द लोकल टूरिस्ट आर आल्सो फेसिंग, फॉरेन टूरिस्ट को थोड़ा सा एडिशनल कुछ मसाइल हैं, जिसमें सबसे टॉप पे हमेशा से डॉक्यूमेंटेशन रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी काम और सरकारी मामला थोड़े से सुस्त रवि के जरिए होते हैं, और दूसरा बहुत पुराने तरीकों के जरिए होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे ज्यादा देखिए, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान में या तो हमेशा से रेफरेंस के जरिए आते हैं, या तो किसी ट्रैवल कंपनी के साथ ट्रैवल करते हैं, या फिर ऑन देयर ओन घूम रहे होते हैं। तो जो ट्रैवल कंपनी के साथ ट्रैवल करते हैं उनको भी ये मसाइल हैं कि एनओसी जब उन्हें कोई चाहिए होता है किसी प्लेस पे जाने के लिए, उसको इशू कराना और जगह जगह उसको प्रेजेंट करना, या उसके जगह जगह उसको प्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ा मसला है। फिर उस एनओसी को इशू करने की कोई डिजिटाइज्ड कोई पॉलिसी या तरीक़ाकार नहीं है। उसकी वजह से ये जो हमारे टूर एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में फॉरेनर्स को होस्ट करते हैं या उन्हें बुलाते हैं, उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वो उसकी वजह से आई थिंक वो ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट को अकोमोडेट नहीं कर पाते। ये डॉक्यूमेंटेशन का चैलेंज हमेशा से रहा है। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी के बारे में देखिए, वो तो ओवरऑल हमारे कंट्री की सिचुएशन को देखकर आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के मामले में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट के हाथ में हैं। हमारे लोकल टूरिस्ट को भी सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी के मामला कैसे हैं, रोड कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारा भी तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। मैंने आज इस साल बहुत सारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को कवर किया, एंड आई लर्न के केपी के गवर्नमेंट जो कि 8 साल से गवर्नमेंट में है, अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा पीटीआई गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश करेंगे कि 8 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, लेकिन चित्राल रीजन में कोई रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान की टॉप डेस्टिनेशन नारान के रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब है। इस साल कराकोरम हाईवे पे और बाबूसर टॉप पे होने वाली लैंडस्लाइड्स की वजह से काफ़ी लोग फंसे रहे, और जो रेस्क्यू का काम था वो बहुत ही सुस्त रवि के जरिए हुआ। तो आई थिंक ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को टॉप प्रायोरिटी पे फौरन हल कर लेने चाहिए, और आई थिंक इतना ज़्यादा करना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। औरंगजेब, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस आज जो है गैर मुल्की सयाहों के ऊपर है, उनको जिन मुश्किलात का सामना होता है उसके ऊपर है। जब टूर ऑपरेटर्स से वो बातचीत करते हैं, वो आ रहे होते हैं, टूर ऑपरेटर्स को उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना भी क्या ज़रूरी होती है? क्योंकि कुछ हम इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने भी SEOs किए हुए हैं, अगर कोई सर्च करे तो उनके नाम ऊपर आ जाते हैं, तो बाहर वालों को तो शायद नहीं अंदाज़ा कि इनके साथ हमें ट्रैवल करना है या नहीं करना। उस पर चेक कितना ज़्यादा बेहतर है या नहीं है बिल्कुल, और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है या किधर रजिस्टर करवाना होता है, और उसमें भी क्या टूर ऑपरेटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, और आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम कहीं क्रेडिट देंगे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, वो थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे हैं, और उसकी शायद वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन और हुंजा रीजन में पर्टिकुलरली पिछले 4 दहाइयों से लिटरली 80s से पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली टूरिज्म हो रहा है। जो गैप हमने बताया आपको सिक्योरिटी खदशात की वजह से, उसके अलावा पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में ही ज़्यादा इंटरेस्ट फॉरेन टूरिस्ट का देखा गया है। तो वहाँ पर जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनको तो इनको फैसिलिटेट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लोगों को होस्ट करना शुरू कर दिया है, आई थिंक उनकी लाइसेंसिंग पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी हो गई है अब। एंड सेकेंडली कि वो जो जिन कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जहाँ पे जाने के लिए फॉरेन टूरिस्ट को एनओसी की ज़रूरत होती है, अगर वो उन इलाकों से बच जाएं या उनको वहाँ की सैर ना कराएं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं सिस्टम में से, और वो उनको लेके उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब, अगर हम उन इलाकों की सैर ना करवाएं, ये वो जुगाड़ इसको कहा जाए कि वो पाकिस्तानी जुगाड़ है जो हम लगा रहे होते हैं, वो ना किया जाए, गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान आए और वो लोकेशंस ना देखे और वो देखे बगैर वापस चला जाए, तो ये भी कितना बड़ा लॉस है।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे मुल्क में देखें बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि फॉरेन टूरिस्ट ने बहुत पहले से आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ यूरोप में आई थिंक इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। जो टूरिस्ट यूरोप से आते हैं, जर्मनी या आपके नेदरलैंड से या पॉलिश, जितने भी जो लोग वहाँ से आते हैं, उनको इस बात की काफ़ी अवेयरनेस है। वो जानते हैं, उनके पास बुक्स लिखी हुई हैं 80s के दौर की, जिसमें पाकिस्तान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मेंशन हुए हैं, स्पेशली कैलाश के फेस्टिवल्स देखने के लिए या कल्चरल डाइवर्सिटी देखने के लिए। रावलपिंडी में राजा बाजार या पेशावर में किस्सा खानी बाजार जाना है, ये सारी चीज़ें वो अच्छी तरह अवेयर होते हैं। या हुंजा में चिपुरसन वैली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टूरिस्ट मलेशिया से या जापान से या फार ईस्ट से आ रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी तादाद अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। और उन लोगों के साथ आई थिंक थोड़ा सा हमारे जो ये इंडिविजुअल्स हैं जो कि उनको होस्ट करते हैं, थोड़ा सा फायदा उठा जाते हैं। ये डेफिनेटली खत्म होना चाहिए। बट अगेन इसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री और पीटीडीसी को शायद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी अरसे से बहुत ही ऑफ नजर आ रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर में कोई बड़े इनिशिएटिव्स इस साल नहीं लिए गए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। एक अच्छा इनिशिएटिव था टूरिस्ट पुलिस का या शायद कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करने के बारे में बात की गई थी, लेकिन वहां पे भी कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नजर नहीं आती। तो इमरान खान साहब को हम कहेंगे कि जबानी जमा खर्च से पाकिस्तान में टूरिज्म इंप्रूव नहीं होगा, उन्हें प्रैक्टिकली ग्राउंड में चीजों को समझ के वहां पे लेकिन हमें करना क्या होगा? कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको कि एक्टिव रोल अपना प्ले करना होगा और ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ हमें लेके आनी होगी, जैसे खास तौर पे गैर मुल्की सयाह जिस तरह से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए जो माहौल है वो फिजिबल बनाना होगा हमें। अगेन इसमें सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी है कि क्या इस किस्म के इस लेवल के टूरिज्म के लिए आप तैयार भी हैं या नहीं हैं। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि थैंक्स टू कोविड पाकिस्तान में बहुत से लोग जो कि लोकल ट्रैवल नहीं करते थे, उन्होंने कम से कम करना तो शुरू किया। और फैसिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से वो क्योंकि बड़े इनसिक्योर थे, वो इनसिक्योरिटीज़ कुछ कम हुई क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करके मामला को इम्प्रूव किया है। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक सेक्टर के जरिए होनी है उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को पाकिस्तान को जगाना पड़ेगा, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। फिर पीटीडीसी के आपने रिजॉर्ट्स तो चले बंद कर दिए, हम नॉट श्योर किस रीजंस की वजह से, लेकिन कम से कम उसके ऑफिशियल्स को जाग के कुछ पाकिस्तान में प्रैक्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी। आई थिंक इसमें प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप इतने बड़े इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है, और अगर तैयार नहीं है तो क्या आप इकदाम ले सकते हैं। उसमें सप्लाई के पर्सपेक्टिव से आई थिंक पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी कुछ मुनासिब है, कमी ज़रूर है, हम कहेंगे ज़रूर, लेकिन अभी भी मुनासिब है। और कम से कम फॉरेन टूरिस्ट की तरफ से पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी के जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे इतना बड़ा सवालिया निशान अभी नहीं है। लेकिन हमें बहुत बेसिक से जाके चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। उनकी लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन और कस्टम्स के मामला को बहुत उनके लिए आसान बनाना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो गोरे या जो फॉरनर्स ऑन देयर ओन ट्रैवल करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे हैं, तो वो खुद उनके लिए ट्रैवल करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत सारे दिन तो उनके सिर्फ सफ़र में ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की ठीक नहीं मिलती। फिर अदर देन दैट हमने जो बात की कि लाइसेंसिंग ऑफ टूर ऑपरेटर्स और उनकी एजुकेशन और अगेन उनकी डिजिटल प्रेजेंस भी। पाकिस्तान में टूर ऑपरेटर्स के पास डिजिटल प्रेजेंस के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है और अनफॉर्चुनेटली पीटीडीसी का उसमें कोई किरदार नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएं तो टूर गाइड्स का कोई सेक्शन पर्टिकुलरली मौजूद नहीं है। एक अच्छा इनिशिएटिव इस साल, दो अच्छे इनिशिएटिव हम कहेंगे लिए गए हैं। एक तो टूरिस्ट पुलिस को बनाया गया है जो कि फैसिलिटेट करने के लिए टूरिस्ट को वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो भी अपनी फुल कैपेसिटी में तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चले इनिशिएटिव लिया गया है। और दूसरा ये कि गलियात रीजन में रिसेंटली टूर गाइड्स के लिए एक एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अगेन बेसिक से बिल्कुल इमिग्रेशन, फिर कस्टम्स एंड देन उनके बाद फॉरेन टूरिस्ट के आने के बाद उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। आई थिंक हर स्टेप पे हमें बहुत सारे इकदाम लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं गैर मुल्की सयाहों को जो यहाँ पर आकर फेस करनी पड़ती हैं, उनकी आपने निशानदही की है, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा ज़रूरी है कि बहुत पोटेंशल है और हुकूमत की विश भी है और विल भी है कि हमने सयाहत को बढ़ाना है, इस शोबे में तरक्की करनी है, हमारी मईशत को बहुत सहारा मिलेगा इसकी वजह से। लेकिन चंद जो कोताहियाँ हैं या ये कह लें कि अभी हमें शायद उन चीज़ों का पता नहीं है, इल्म नहीं है, जो टूर ऑपरेटर्स जो हैं और टूरिस्ट जो हैं वो बेहतर जानते हैं, तो वो उसकी निशानदेही करते हैं। टूर ऑपरेटर्स हैं, टूर एक्सपर्ट्स जो हैं, उनसे उनको ऑन बोर्ड लेकर उनसे बातचीत करके फिर मसला जो मसाइल जितने भी होते हैं उनका हल निकाल सकती है गवर्नमेंट। ख़ास तौर पे जो इदारे कंसर्न हैं और इससे मतलब लिंक्ड भी हैं, उन इदारों को चाहिए कि टूर ऑपरेटर्स के साथ बातचीत करके इन मसाइल का हल निकालें, क्योंकि गैर मुल्की सयाह बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान में जितना खूबसूरती है उसको देखने के लिए वो आते हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं अब तो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन चीज़ों को उजागर करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मसाइल हैं कि जिनको अब हल करना चाहिए, जो औरंगजेब भी हमें बता रहे थे। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ बात कर रहे हैं कि अपने पहले 3 गानों से दुनिया भर में लाखों शायकीन के दिलों को जीतने वाले
सिंगापुर में मुकीम कमर सलीम की, और उन्होंने एक बार फिर से मदाहों को हैरान भी कर दिया, चौंका दिया, और उन्होंने अपने क्रिकेट पर गाने जो हैं खेलें उसके साथ एक बार फिर ज़बरदस्त मोहब्बत समेटी और दाद भी पाई। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक वीडियो बनाई। ऐसे ही ये गाना सिर्फ क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों पर बात नहीं कर रहा है जी, बल्कि इस खेल से जुनून की हद तक प्यार करने वाले पाकिस्तानी मद्दाहों को भी इसमें खराज तहसीन पेश किया गया है। ये गाना हर उस पुरजोश पाकिस्तानी मद्दाह के लिए है जो छोटी छोटी गलियों में, गलियों की तारीकियों में, खेतों की सख्त तरीन जगहों पर जाता है और उसे क्रिकेट के जुनून से रोशन कर रहा होता है। ये एक आम आदमी के ख्वाब के बारे में है जिसे क्रिकेट पाकिस्तान कहा जाता है, और पाकिस्तानियों के लिए महज एक खेल से ज़्यादा है और ये ज़िंदगी का एक ढंग भी है। ये गाना यकीनन इस इस्तकामत और पलट कर वार करने की उस सलाहियत का भी एतराफ़ है जिसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बरसों से मुतअद्दिद बार दिखाया भी है। हाँ, सिंगापुर में मुकीम है पाकिस्तानी गुलकार कमर सलीम, उनसे बात करते हैं। कमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खेलने के नाम से ये क्रिकेट गाने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या सोच थी? जी, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सबसे पहले तो खेले की इंस्पिरेशन के 3 पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, मैं क्रिकेट के ऊपर एक ऐसा गाना बनाना चाहता था जो कि एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग हो और पाकिस्तान क्रिकेट की स्पिरिट को, और जिस तरह क्रिकेट इज़ मोर लाइक अ वे ऑफ लाइफ देन ओनली अ गेम फॉर अस, उसको कैप्चर करे और बड़ा इंक्लूसिव एस्पेक्ट से मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया। सेकेंडली, पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ बिन वेरी रिजिलियंट और पाकिस्तान टीम की बहुत हिस्टोरिक विक्ट्रीज़ हैं जिसकी फुटेजेस मैंने इस वीडियो में कैप्चर की, और मैं एक सेलिब्रेशन भी डिपिक्ट करना चाहता था। पाकिस्तान कितने मुश्किल हालात में, मुश्किल से हालात में पाकिस्तान ने बहुत बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, उसकी भी अक्कासी करना चाहता था। तीसरी चीज़, पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट ना खेलें तो आप, मैं ख्याल है, पाकिस्तानी के कहलाए नहीं जा सकते। तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली है, बचपन से खेली है और HSN कॉलेज के ज़माने से खेली है, अभी भी खेलता हूँ, और एक अपने शौक़ की तकमील भी मेरा एक मोटिव था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा गाना खेलें हैज़ एक्चुअली कम टू लाइफ। एंड कमर, में इस गाने का बताइएगा, इसमें ऐसा क्या ख़ास है जो कि शायकीन के खून को गरमा देता है, जो कि उनका जोश जो है वो बढ़ा देता है? पहले तो आपने देखा कि गाने के शुरू में मैंने ढोल इस्तेमाल किया है, और ढोल की जो बात है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। तो जो एस्पेक्ट उसमें निखर के आता है, हाउ पीपल आर एंजॉयिंग इट, और ढोल का जो एक एलिमेंट है, आई थिंक सबसे पहले तो शायकीन ने उसको बहुत पसंद किया। उसके अलावा जो क्रिकेट की हमारी फतूहात हैं, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, उन एलिमेंट्स में जिसने भी वो टूर्नामेंट्स देखे हैं और जिसने नहीं भी देखे, जब भी ये फुटेजेस आप देखते हैं, एक नया जज्बा, एक बड़ी फॉन्ड मेमोरीज आपके जहन में उभरती हैं। तो आई एम श्योर ये फुटेजेस विल कनेक्ट विद मैनी पीपल। और उसके अलावा आई थिंक ये गाना मैंने बड़ा एक इंक्लूसिव बनाया है। इसमें सब बड़े बूढ़े, बच्चे, यूथ, डिफरेंटली एबल्ड, हर एस्पेक्ट के लोगों को, हर तबकात के लोगों को कैप्चर किया है और शो किया है इस गाने में कि हाउ क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ओनली अ गेम इन पाकिस्तान बट अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा कमर, आप ये बताइए कि वैसे हर गाने में आप कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, आपका ख्याल ये होता है कि जी कि मौसीकी सिर्फ मज़ा लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके ज़रिए कोई पैगाम भी दिया जाना चाहिए। अब इसमें क्या पैगाम है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने जब म्यूज़िक अपना स्टार्ट किया कई सालों के वक्फे के बाद, जिस दौरान मैं अपने करियर को परसू कर रहा था, मेरा मकसद सिर्फ म्यूज़िक रिलीज़ करना नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिशियन विद अ पर्पस। मैं कोई ना कोई मैसेज अपने म्यूज़िक को मीडियम यूज़ करके कन्वे करना चाहता था, इसीलिए तमाम गानों में मैंने कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया। जाना में उस टाइम पे रिलीज़ किया जब कोविड बिल्कुल एक प्राइम पे था, और मैं एक मैसेज ऑफ होप कन्वे करना चाहता था। उसके बाद अनकहा कुछ महीनों के बाद, उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में थे, लोगों ने अपने प्यारों को बहुत मुश्किल हालात में खोया, और उनकी पेन को फील करते हुए वो गाना मैंने उन लोगों के लिए डेडिकेट किया जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया कोविड में। तीसरा गाना वाज अ मैसेज ऑफ लव, लव लाइक योर फर्स्ट लव, एक प्योरिटी ऑफ लव को सेलिब्रेट करने का मैसेज था सोना में।
और मेरा चौथा गाना खेलें, वाइल इट्स अ स्पोर्ट्स सॉन्ग, क्रिकेट का गाना है, लेकिन मैं सिर्फ जीतना एक मकसद नहीं डिपिक्ट करना चाहता था। मैं शो करना चाहता था कि इट्स मोर देन जस्ट विनिंग, प्लेइंग द गेम एंड जस्ट प्लेइंग, इसलिए गाने का नाम है खेलें, जस्ट प्ले। और ये मैं कन्वे करना चाहता था कि जीतना इज़ एन आउटकम बट रियली लिविंग द गेम इज़ रियली द रियल जर्नी। इसलिए आप देखें कि मेरे गाने में जो की मैसेज है वो है खेले मिलके। कमर, बहुत सोच है, बहुत बेहतरीन गाना है और बहुत बेहतरीन वीडियो है। हाँ, पैगाम बहुत अच्छा है। तो जी बहुत पसंद किया जा रहा है वैसे आपका ये गाना, और शायकीन क्रिकेट भारत के साथ मैच के बाद तो कुछ ज़्यादा ही इसका सुन रहे हैं। हम जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कल बहुत अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाले पर तजावुजात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मुअत्तल करके तीनों नालों के अतराफ तजावुजात खत्म करने का हुक्म भी दिया। अच्छा, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फौरी तलब कर लिया, जिस पर मुराद अली शाह वज़रा के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुजूर बताएं शहर की क्या हालत हो गई है। कराची में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। जब से पाकिस्तान बना है वही सड़कें मौजूद हैं, वही सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। आपके इंतज़ामी मामलात भी ठीक नहीं हैं। अच्छा, जवाब दिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि अफसरान का बहरान है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन कोर्ट में नहीं कह सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कभी मौका मिला तो सुन लेंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि लोगों ने सड़कों पर कब्जे कर लिए हैं, इंतजामिया कहाँ है, हर मसले का हल मौजूद है, आप देख लें, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि आप वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत कह रहे हैं वो आकर बैठ जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 1 हफ्ते के अंदर नस्ता टावर गिराने का भी हुक्म दिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या इमारत को छीनी हथौड़ी से गिराना है, नस्ता टावर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिराया जाए। अच्छा, एक अगर समझा जाए तो ये मुकम्मल चार्ज शीट है कारकर्दगी के ऊपर कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी आखिर है क्या, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ओपन कोर्ट में वो नहीं बता सकते हैं। बात करेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़ेमुज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ेमुज़ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक मुकम्मल चार्ज शीट है जो कल रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और वज़ीर आला सिंध जो आगे से कह रहे थे कि जी कि अफसरान का बहरान है, ये बहरान किन्होंने सर हल करने होते हैं? कराची में जो है, जो कि पैसा बड़ा है, उसका तो सबूत ये है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इस मुल्क में टैक्स आता है, तो पैसा बड़ा है। अच्छा, जो क्रिमिनल साइड है जिनको हम माफियाज कहते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा कराची में ऑपरेट करते हैं। अच्छा, लैंड माफिया तमाम माफियाज की जो है कई के सर का ताज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ औरंगी, बनारस और सुपर हाईवे की ज़मीनें नहीं, इसमें शहर के बड़े बड़े प्लॉट्स, जो कीमती प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर भी, उसके अंदर लैंड ओनिंग एजेंसीज भी हैं, उसमें बिल्डर्स भी हैं, उसमें ये हैं। तो जब तक जो जस्टिस गुलजार खुद इसी शहर में बड़े पले हैं, ठीक है, उन्हें यहीं पढ़ा है, वो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। अच्छा देखिए, मेरा तज्जिया ये था कि जब बिल्डिंग गिराने की बात होगी तो कंपनसेशन जो है उसकी जिम्मेदार बनती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मगर जस्टिस गुलजार साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बिल्डर को मोर्द इल्जाम ठहराया है और उसको कहा है कि आप जो है पैसे दें। अच्छा, इसमें मंजूर काका साहब, जो पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक बहुत पावरफुल डीजी हुआ करते थे, जो आजकल भागकर चले गए हैं कनाडा वनाडा, तो सुना उनका नाम आ रहा है कि ये वो ओन करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर को कॉम्पनसेट करने के लिए कहा जाता तो अवामुन नास का पैसा ही अवाम को वापस मिलता। बिल्डर को जब आप कहते हो तो बेसिकली बिल्डर्स माफिया जो है, जिसमें देखिए बेईमान और बदमाश सरकारी अफसर भी हैं, इसमें सूबाई वज़रा भी हुआ करते हैं, इसमें लैंड ओनर, बिल्डर और एजेंसी सब शामिल होती हैं। तो ये असल मामला जो है ना वो ये, अगर आप इसको सिर्फ एक नस्ला टार देखें, जो मास्टर प्लान है वो भी जमा कराया जाए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि कराची का क्या कोई मास्टर प्लान मौजूद भी है? जी देखिए, लास्ट जो मास्टर प्लान मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बना था,
वो तो मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद से 5 मास्टर प्लान्स बन चुके हैं। देखिए, लंदन शहर का एक ही मास्टर प्लान है जो तकरीबन 1000 साल पुराना शहर है, वो मॉडिफाई होता है, वो आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ नई जो सियासी रियलिटीज आती हैं वो नया मास्टर प्लान बना देती हैं। मास्टर प्लान जो है किसी शहर का बिल्कुल वही जैसे मुल्क का आईन होता है, यानी कि मुआहिदा इमरानी, वो किसी शहर का शहरियों के दरमियान एक इमरानी मुआहिदा होता है कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी। मेरा घर नॉर्थ आज़माबाद में था, हम बहुत अच्छे घर में रहते थे, मगर वहाँ पर शादी हॉल और रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंगें बनना शुरू हम छोड़ के वहाँ से मूव करके, मतलब मेरा क्या कसूर है, मेरे वालिद का क्या कसूर है, हमने पार्क, प्लेग्राउंड, मस्जिद, स्कूल सारे देख के वो ली थी। अब वो हमें अपना घर तर्क करना पड़ा मास्टर प्लान की वायलेशन से। तो क्रिमिनलिटी जो है या जो जुर्म है कराची में, वो बिल्डिंग कंट्रोल, शहरी इदारे, बिल्डर्स माफिया, ठीक है। लैंड। अब मुझे बताइए दुनिया में कौन सा शहर ऐसा है जहां पर जन्नत गुल और मोहम्मद खान जो कि कराची के डॉन कहलाते थे लैंड माफिया के, उनके नाम पे टाउन्स और कॉलोनीज हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हिट कर रहा है बुनियादी तौर पे कराची के जुर्म के ऊपर कर रहा है, सिर्फ एक नस्ला टावर पे नहीं। एग्जैक्टली सर, नस्ला टावर पे भी हम बात करना चाह रहे हैं कि कंपनसेशन की आप बात कर रहे थे, ऑर्डर तो आ गया, अब हुक्म आ गया है, गिराना पड़ेगा। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, जमीन कानून ये कहता है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूं बिल्डिंग कंट्रोल का, केएमसी और उसमें रहा हूं। देखिए, कानून ये कहता है कि अगर आपने शहर की रोड की अगर जमीन पे कब्जा किया है, इंक्रोच किया है, तो उसका जो रेमेडी है वो सिर्फ और सिर्फ डिमोलिशन है, वो रेगुलराइज नहीं हो सकती। सर्विस रोड को अगर आप इंक्रोच करोगे तो वो आप पैसे लेके सरकार रेगुलराइज नहीं कर सकती, ठीक है। तो नस्ला टावर को गिरना चाहिए। जो इस वक्त जो गिराने की बात हो रही है, जिसमें कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, देखिए लोगों ने कई साल पहले पैसे दिए थे, ठीक है। लोगों ने तो ये देखा था कि बिल्डिंग कंट्रोल का एनओसी है, अखबार में इश्तिहार छप रहा है, लोगों ने मतलब रियासत पे भरोसा करके अपार्टमेंट्स बुक कराए, तो उनको बमा उनके पैसों के जो उन्होंने जमा कराए उसकी कॉस्ट ऑफ मनी के साथ ये पैसे वापस मिलने चाहिए। और उसको देने का अब तो बिल्डर को किया है, मगर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे आती है कि वो इसको इंश्योर करे कि बिल्डर वो यहाँ पैसे पर एक और भी अहम मामला है कि जो लोगों ने पैसे दिए हुए हैं वो आज के मार्केट रेट के हवाले से अगर निकाले जाएं तो उनको तो तब कोई और रिहाइश मिल पाएगी। अगर उसी रेट पर अगर पैसे दे दिए गए तो आज तो शायद वो कराची में कहीं पर रिहाइश पसीद नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैंने इसीलिए कहा वो पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे बमा कॉस्ट ऑफ मनी उनको वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा जब ही इंसाफ होगा। ठीक है, और ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अगर आज गिरा दिया जाता है, बिल्कुल सिंध हुकूमत इसमें, देखिए बुनियादी चीज तो, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने एक नक्शा दिया, अगर मैंने वो नक्शा दिया और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास गया तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको दो तरीके से चेक करती है। एक तो टेक्निकल उससे कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है, इसका स्ट्रक्चर सही है, इसके अंदर लोगों को जो बुनियादी पार्किंग की एमिनिटीज है। दूसरा वो लैंड ओनिंग एजेंसी को भेजती है कि ये कंफर्म करो कि भाई ये वाकई में वहीम जमान साहब का प्लॉट है जिसपे ये बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या नहीं, ये किसी और का है। तो अगर जब वो दोनों जगह से आ जाती है तो बिल्डिंग कंट्रोल जो बुनियादी तौर पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मातहत है, उसके अलावा सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या केडीए या केएमसी और खुद ये जिम्मेदार हैं अवामुन नास के नुकसान का। इसके अंदर वो पैसे वापस होने चाहिए जो उन्होंने दिए थे, उसकी कॉस्ट ऑफ मनी दी जानी चाहिए और टिल सच टाइम कॉम्पनसेशन मिलता है तो कंपैटिबल अपार्टमेंट का किराया भी उसमें शामिल होना चाहिए ताकि अवाम को कोई नुकसान ना। वो जो एक जहनी तकलीफ है वो तो चूंकि हम इस माशरे में रहते हैं, रोज हम सड़कों पे, मोहल्लों में, प्लेग्राउंड्स में जलील होते हैं, वो तो हमारा नसीब है, मगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमें बाकायदा वापस मिलनी चाहिए। और देखिए इसका एक मैं आखिरी चीज आपको बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब इस शहर में बहुत सारे अच्छे लॉयर्स हैं,
फैसल सिद्दीकी हैं, ख्वाजा नवीद हैं, शहाब यूसुफ हैं और बहुत सारे, मुनीर मलिक, बहुत सारे लॉयर्स हैं। उनको, इन लोगों को जो मुतासरीन हैं, इनको चाहिए कि अच्छे वकीलों के थ्रू सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच करें, अपने कॉस्टिंग करके दें कि जी ये पैसे हैं जो हमारे बनते, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस बात का वो बनाएं, जिम्मेदार बनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो पैसे उनको वापस दिलाने। ठीक है, फेमजुल्लाह सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है, और ये कॉम्पनसेशन का जो मामला है, ये सिंध हुकूमत की अब जिम्मेदारी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक घर के अंदर मुकीम हैं, आपने एनओसी देखा था, आपने पैसे दिए थे, और आज अगर उसको गिराया जाता है तो उसके बाद अल्टरनेट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, अल्टरनेट होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया था, और वहाँ पर उन्होंने अपने पैसे दे के इन्वेस्ट करके फिर वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अब उनके अल्टरनेट जो है उनको सिंध गवर्नमेंट को देना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की हालिया लहर ने मुल्क के हर तबके को ही जी मुतासिर किया, मगर मुतवस्सित तबका और कम आमदन वाला जो ख़ानदान है, उनकी मुश्किलात में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड टूट गया, और इदारा शुमारियात के दादो शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 21 तक, यानी कि 2021 तक, बिजली की कीमतों में 57% इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 साल के दौरान 49% तक इजाफा हुआ है फी लीटर। बिल्कुल ऐसी। और फी लीटर पेट्रोल 93 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 138 रुपये 73 पैसे का भी हुआ है। खाने पीने की अशिया की बात करें, कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा खुर्दनी, घी और तेल की कीमतों में हुआ है। घी की फ़ी किलो कीमत 108% इजाफे से 356 रुपये तक पहुँची है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम आटे की बात करें तो 20 किलो के जो थैले की कीमत थी वो 3 साल में 52% इजाफा हुआ। उसमें इस दौरान मुर्गी की कीमत की अगर बात करें तो 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गाय की गोश्त की कीमत में 48% और बकरे की गोश्त की फी किलो जो कीमत है उसमें 43% इजाफा हुआ है इन 3 सालों के दौरान में। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीटीआई हुकूमत अवाम को जल्द रिलीफ देने के दावे कर रही है। देखना यह है कि वो अपने दावों में कब कामयाब होती है और कितना कामयाब होती है। 3 साल गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ये 1 साल मुश्किल है, उसके बाद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो मुश्किल साल ख़त्म नहीं हो रहा है। सारी मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर मौशिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, इस आर्गूमेंट पे पहले बात कर लीजिएगा। पाकिस्तान में कोई अनोखी महंगाई तो है नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, सबको उसका सामना है। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को महंगाई का सामना है, तो अगर तरक्की पजीर एक मुल्क को महंगाई का सामना है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। इस आर्गूमेंट को सर पहले एड्रेस कीजिएगा प्लीज। जी, महंगाई का जो सिक्का है उसके आप समझिए कि 2 रुख हैं। एक रुख तो ये है कि चीजें महंगी होना, और दूसरा है महंगाई की शरह, यानी कि जो महंगाई का घोड़ा है वो कितनी तेज भाग रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि दुनिया के जो 45 ममालिक हैं उसमें से जो महंगाई का घोड़ा सबसे तेज भाग रहा है, चौथे नंबर पे है। हमारे से ऊपर 3 ममालिक थे, शायद अर्जेंटीना, ब्राजील और टर्की, और चौथे नंबर पे हम थे। बाकी सब हमसे नीचे हैं। अगर साउथ एशिया की बात की जाए, जो हमारा खित्ता है, तो उसमें जो महंगाई की शरह है वो पाकिस्तान में बुलंद तरीन है। यानी कि मालदीव में सिर्फ 1% है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में 4.5-5% है। अभी जो अक्टूबर की 21 तारीख को जो हुकूमत ने अपने आदाद-ओ-शुमार दिए हैं, उसके मुताबिक 14.5% से पाकिस्तान में जो खाने पीने की चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। 1-2 चीजों का आपने जिक्र किया। घी हुकूमत हमें बता रही है कि 44% बढ़ा है, मिर्चियाँ 35% बढ़ी हैं, पेट्रोल को 32% बढ़ा है। इसके महंगाई के भी आप सोचिए कि 2 और रुख हैं। एक तो ये है कि हुकूमत वक्त है उसकी नाअहली, और उसमें 3 आइटम आते हैं। देखिए, आटा हो, चीनी हो या बिजली हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं। ये पाकिस्तानी किसान जो उनको है वो उगाते हैं, तो इनकी कीमतों में बढ़ जाना ये हुकूमत की नाअहली है कि हमने पहले जो है गंदम समझ लिया कि बहुत ज्यादा है, हमने गंदम एक्सपोर्ट कर दी, फिर वही गंदम वापस इंपोर्ट कर ली महंगे रेटों पे। इसी तरह चीनी जो है वो हमने एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट करने वालों को सब्सिडी भी दे दी अपने खजाने से निकाल के, फिर चीनी हमने इंपोर्ट कर ली। इसी तरह बिजली है, 25% बिजली चोरी हो जाती है, 8-10% जो है वो वसूल नहीं कर पाते। उसके ऊपर हमने कोई किसी किस्म का जो है वो कदम नहीं उठाया। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं
बिल्कुल फ़ारूक सलीम, लेकिन अगर हम अब मौजूदा हालात की बात कर लें तो इस ऐसे में आम आदमी रिलीफ चाहता है, तो वो रिलीफ चाहे वो आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, वो मैं दूसरा जो रुख बता रहा था कि जो आलमी मंडियां हैं, जी जी, अब पेट्रोल अगर आलमी मंडी में बढ़ रहा है तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज 85% पेट्रोल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह LNG जो है, अगर वो आलमी मंडियों में बढ़ रहा है और हम कोई $2-2.5 बिलियन का LNG इम्पोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान में भी बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ आइटम ऐसे हैं खास तौर पे खाने पीने के जिसमें हुकूमत की नाअहली बिल्कुल वाज़ेह है, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और उनकी अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में हम कुछ नहीं कर सकते। सही है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बहुत बड़ा इफेक्ट जो आ रहा है महंगाई का, वो डॉलर की वैल्यू जो बड़ी तेजी से बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद इंपोर्ट हो रही है, इस साल तो हमने चीनी भी इंपोर्ट की और आटा भी इंपोर्ट किया। तो अगर आप सोचिए कि 123 रुपए का $1 हमें मिल रहा था सन 2018 में अगस्त के महीने में, जिस साल PTI आई थी, और अब हम बातें कर रहे हैं 174 और 175 रुपए। तो आप सोचिए कि 50-55 रुपए जो रुपया गिर गया है डॉलर के सामने, 40 से 42% गिरावट आई है। तो जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका सीधा 40-42% तो सिर्फ रुपए के गिरने की वजह से उनकी कीमत जो है वो चढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है, जिसके नतीजे में रुपया प्रेशर के अंदर आ जाता है। एक और चीज जो ज़हन में आती है वो ये है कि सीरियसली हुकूमत का जो फोकस है वो मईशत के ऊपर नहीं है, वो सियासत के ऊपर है। आप सोचिए कि 6 अक्टूबर को जिस दिन ISPR ने जो एलानिया किया फौजी अफसरान की पोस्टिंग्स के हवाले से, आज 26 तारीख हो रही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद को मुकम्मल कब्जे में ले रखा है उस खबर ने। यहाँ हुकूमत जो है वो अपनी मईशत के ऊपर, माशी पॉलिसीज के ऊपर उसने क्या करना है महंगाई के खिलाफ, मैं समझ रहा हूँ कि उसके ऊपर कतन किसी किस्म का, आपको लगता है कि ये इसके ऊपर किसी की खास नज़र ही नहीं है। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप मिल रहे थे। लेकिन मामला यह है कि आम आदमी रिलीफ की बात कर रहा है और आलमी तौर पर हम कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं, उसका असर जो है पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्मीद करते हैं कि महंगाई किसी तरह से हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मौसम सरमा की आमद है और सर्दियों के दौरान अगर हम बात करें जिस्म में तवानाई की, तो वो सतह जो है और मेटाबॉलिज्म जो है उनमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़या हो रही होती हैं, और उन तब्दीलियों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द और बुखार जैसी जो बीमारी हैं उनका सामना करना पड़ रहा होता है। अगर हम अभी भी ठंडा पानी पी रहे हैं, वैसे तो माहिरीन कहते हैं कि गर्मियों में भी इतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो बराहे मेहरबानी उसको अब तर्क कर दीजिए इस प्रैक्टिस को, और आप अब रूम टेम्परेचर जो है वही अब ठीक होता चला जा रहा है, तो वही पानी पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब गले तो ख़राब होने ही है। फिर अब जिसका गला ख़राब होता है उससे लोग ज़रा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। कहीं से कोविड तो नहीं है, वो कोविड हो रहा होता है, अल्लाह माफ़ करे। है इस तरह से जिस तरह से हमजा ने भी कहा है कि ठंडा पानी जो है वो ना पिए, बल्कि सर्दियाँ क्योंकि आ रही है तो फिर जो खुराक है वो गर्म होनी चाहिए, और उसके अलावा सेहत बख्श जो ग़िज़ाएँ उनको अपनी खुराक में शामिल कर लेना चाहिए। जो रूटीन आप की होती है डाइट में आप लोग ले रहे हो तो चीज़ें, उसमें आप लोगों को फिर गर्म चीज़ें जो हैं वो उनका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए सर्दियों में, ताकि कि आपके अंदर इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो सके बेल्ट कि आप जो है वो नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बच सकें। लिक्विड्स क्या हैं और बाकी क्या खुराकें हैं जो आपको खानी चाहिए, और अब अपनी अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली कर लेनी चाहिए। और ये जो गर्म तासीर होती है, ये होती है या नहीं होती है, ये भी हमने जाना है। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ैनब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, ये हमें बताएं ज़रा कि जी ये
क्या है? अब पानी ठंडा हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमारे लिए कितना नुकसानदेह, वैसे तो गर्मियों में भी होता है। दूसरा, अब प्रैक्टिस क्या तब्दील करनी है, क्या चीज़ें ऐड करना शुरू करनी है अपनी खुराक में? जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है, हमारी बॉडी मौसम के साथ खुद को अडेप्ट करती है। जब हम उसके साथ कह लें कि मुकाबला करते हैं कि हम चेंज के लिए तैयार नहीं होते, हमारी बॉडी बीमारी की तरफ जाती है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार सिर्फ उन्हीं लोगों में देखेंगे जो इस चीज़ से तकरार करते हैं। जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुराक को टाइम के साथ बदल लें, वो ही है ना, गो विद द फ्लो, साथ चलते जाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, अदरवाइज हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अब इस टाइम पे हमारे पेट में वैसे तो जो भी ग़िज़ा जाती है वो गर्म जाती है, पेट जो है वो गर्म रहता है और गर्म को ही पसंद करता है। लेकिन जब हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, पानी को अपनी बॉडी में डालते हैं तो वो उल्टा रिएक्शंस देती है। गर्मी में वो रिएक्शन इतना विजिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हुए होते हैं, हमारी बॉडी थोड़ा खुली हुई होती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, बॉडी खुद को श्रिंक करना शुरू करती है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज श्रिंक होती हैं। लेकिन लोगों को आपने कहते सुना होगा, सर्दियाँ आते मेरा वजन बढ़ गया है। बॉडी श्रिंक हो रही है तो वजन बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारी अपनी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हम उनको गलत कर लेते हैं। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा कर देते हैं, वो भी कितनी चीनी, 1 चम्मच डाल दें, भर के चीनी को हम यूज करते हैं, वो वेट गेन कराती है। अच्छा, वैसे 1 चम्मच कम लोग डालते हैं, मतलब वो कहते हैं कि मेरी तरफ से यार मैं 1 ही लेता हूँ, वो होता है जो मैं कम ले रहा हूँ। हाँ, और इवन टेबल स्पून को भी लोग कह रहे होते हैं कि हाँ बस 1, चलो अच्छा 1 और डाल दो, क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हर स्पून के साथ जो है बॉडी में वो कैलोरीज जा रही हैं और वो बॉडी को नुकसान दे रही हैं, बॉडी को तंग करेंगे। लेकिन हम उस एडेप्टेशन के आदी नहीं होते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। दूसरा, सर्दियाँ आते ही हमारा दिल करता है सूप्स हों विच आर हेल्दी, हमारी वेजिटेबल की सर्विंग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम कॉर्न स्टार्च और कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाते ही हमारी बॉडी को फुलाना शुरू कर देता है। अगर हमें ताकत की ज़रूरत है तो वो बाजरे की रोटी से लें, मकई की रोटी से लें। बाजरा जो है वो हमारी बॉडी में बीपी के लेवल्स को कम रखता है, हार्ट डिजीजेस से हमें बचाता है। मकई की रोटी जो है वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती है और हमारी जो शुगर है उसको भी कंट्रोल करती है। अब ये छोटी छोटी चेंजेस अगर हम स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर देंगे तो हमारी सर्दियाँ बड़ी आसान गुजर जाएंगी। अब लोग कहते हैं कि मुझे सर्दियाँ आते ही कुछ भी मैं कर लूँ फ्लू हो जाता है, खांसी होती है। वो इसलिए लिए होती है क्योंकि आपने या तो उसकी वैक्सीनेशन नहीं ली, अगर आपको उसका प्रॉब्लम है तो वैक्सीनेशन लें और फिर खुद को अडाप्ट करें। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो एसी भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए और हमें तंदुरुस्ती भी चाहिए। तो ऐसे तो फिर नहीं होता, तंदुरुस्ती ऐसे नहीं मिलती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, तंदुरुस्ती कहती है कि थोड़ा मुझे अचीव करने के लिए मेहनत करो। दूसरा, सर्दी आती ही हम कहते हैं बाहर बहुत ठंड है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हम पहले 40 मिनट्स एक्टिव थे, गर्मी थी, बॉडी से स्वेटिंग हो रही थी, सब कुछ निकल रहा था, फ्लैश आउट हो रहे थे, लेकिन अब हमने उस फिजिकल एक्टिविटी को 40 मिनट्स की बजाय 0 मिनट कर दिया है। अब लेजीनेस आना शुरू हो जाती है सर्दियाँ आते ही, तो हम उस लेजीनेस को पसंद करते हैं और अपनी हेल्थ को बाय द एंड जो है वो हम अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसको हम शायरी के जरिए समझते हैं कि ये पूरी दुनिया के साथ ही शायद ऐसे होता है। नहीं, ऊपर से हम लोग फिर ये कहते हैं कि सर्दियों में जो है ना वो वेट हम लोग जो है ना वो कम कर ही नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं और हमारी जो खुराक है वो ऐसी हो जाती है। हालांकि सर्दियों में वेट लॉस करना आसान है। वो कैसे? अच्छा, वेट लॉस इसलिए आसान है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है मॉर्निंग का। जो डे टाइम है वो कम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुबह ही इतना फास्ट हो जाता है, जो बॉडी में डालते जाएंगे वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे रात होगी, आप अगर जल्दी सोना पसंद करते हैं तो वो आप अपना टाइम जो है वो कम करते जाएंगे और बॉडी जो है वो यूजुअली अपना ड्रॉप कर देगी। यानी कि जिन लोगों ने अपना वेट कम करना है वो सर्दियों में भी अच्छा चांस, सर्दियों में भी अच्छा चांस है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम ड्राई फ्रूट खाने बैठे हैं, खाते चले जा रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं है। हम खजूरें खाने बैठे हैं, खाते ही चले जा रहे हैं। सर्दियों के साथ डाइट चेंज होती है, डाइट कह लें कि हैवी भी आती है, लेकिन उसको हमने कितना खाना है वो हमने खुद ड्राई फ्रूट हमें कितने खाने हैं? ड्राई फ्रूट हमने इतने खाने हैं जितने एक मुट्ठी हर बंदे की जो नहीं, इस मुट्ठी में जितने हैं। हम मुट्ठी भी तो ऐसे कर लेते हैं ना। नहीं, अब ज़ैनब की मुट्ठी किधर से लेके आएंगे, मतलब कि अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करनी है। एग्जैक्टली।
और इतनी हो कि ये चीज़ बंद हो जाए, हम वो बंद नहीं करते। जिस तरह से आप सैलेड डालते हैं ना, सैलेड बार से जाके जब आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो बेहतरीन फैमिली का आदमी होता है कि जो इस तरह से पूरा टावर खड़ा कर सकता है, वो ही सैलेड डालने जाएगा सैलेड बार से। वैसा नहीं करना है, बस आपने थोड़ी सी एहतियाती करनी है उसके अंदर। लेकिन हम लोग उसका पूरा बॉक्स लेकर बैठते हैं और उसको स्टॉप नहीं करते, खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। अगर हमने खाने हैं, हम लोग इस चीज़ को नहीं लेके चल सकते, तो हर चीज़ 2-2 ले लें, 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 पिस्ते, 2 काजू, दे आर मोर देन इनफ। अगर खजूर ले रहे हैं तो 1 खजूर ले लें, इसके साथ ये 2-2 तो मैं इकरा खा रही होगी तो 2-2 तो मैं इससे मांग के खा लूंगा, मतलब कि अपने भी खाने हैं तो इतने खाने हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करना है ना, बेसिकली कंट्रोल ही नहीं ना, हमसे कह रहे हो रहा है, हम इकरा की भी मैं खा लूंगा। तो फिर इसमें ये है अपनी प्लेट पे ध्यान देना है, दूसरे की प्लेट की तरफ नहीं देखना। इसके साथ फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, फ्रूट जूसेस के साथ शुगर इनटेक जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा जाती है, क्योंकि हमारा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता। ये जो एक मौसम है, इसमें हमें लगता है सॉलिड चीज़ें बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही, लिक्विड लेते चले जाते हैं, तो वो शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा चला जाता है। जैसे अब अनार आया हुआ है, अगर हम अनार लें तो अनार हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। अब उसमें अगर किसी ने उसके टोटल फाइबर को लेना है, उसके सारे फायदे लेने हैं, तो उसको चिबा कर खाएं। जैसे जैसे जो फ्रूट और जो सब्जी जा रहा है उसको छोड़ दें, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। अब अगर हम देखें तो बैंगन और अरवी जो है वो इस मौसम में हमें बीमार करती है, लेकिन हम उसको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये तो मेरे बच्चे की फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है, एक आखिरी बार खा लें। वो उस आखिरी खाने के बार में हम खुद को बीमार कर लेते हैं। दूसरा, दलिए का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली लोग अब इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि बॉडी जो है वो अडाप्ट करेगी ताकत वाली चीज़ों को, और हम वही ब्रेड गर्मियाँ भी खाना चाहते हैं, वही सर्दियाँ भी खाना चाहते हैं। आप खाएं, लेकिन थोड़ा सा बॉडी को इम्यून बना लें, ताकि हम कोविड की तरफ भी ना जाएं और नज़ले ज़ुकाम की तरफ भी ना जाएं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह से आपने कहा कि सूप क्योंकि हर कोई पीना पसंद करता है, तो आप कह रही हैं कि उससे तो है वो कॉर्न और स्टार्च वगैरह होता है तो वेट गेन करता है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? क्या वो चीज़ें ऐड ही ना करें उसके अंदर, या फिर यखनी की फॉर्म में हम पी सकते हैं? वैसे उसका अल्टरनेट ये कॉर्नफ्लोर जो है वो बेसिक थिकनिंग एजेंट है, कि हमें जो वो सूप की एक थिकनेस है वो पसंद होती है, इसीलिए हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं। या तो उसकी क्वांटिटी को कम रखेंगे, थोड़ा सा थिक हो जाए, आप उसको इस्तेमाल कर लें, या बिल्कुल उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि जो कॉर्न स्टार्च है वो आप कह लें जितनी थिकनेस उधर दे रहा है उतनी ही हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को दे रहा है। वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होती, वो प्रोलॉन्ग होता है, जब तक हमारी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, निकल रहा है, तब तक वो अपने काम करता चला जा रहा है। अच्छा, इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन वही बात है, हमने अपने टेस्ट बर्ड्स को डेवलप कर लिया हुआ है, हम उसके बगैर नहीं चल सकते अब। अच्छा ठीक है ज़ैनब, ये भी हमें बताएं कि फलां खाना होता है, उसकी गर्म तासीर है, उसकी सर्द तासीर है, ठंडी तासीर है, ये कितना कॉन्सेप्ट ठीक है या बिल्कुल गलत है? इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर न्यूट्रिशन की बात करें या साइंस की बात करें तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। साइंस कहती है कि ठंडा गर्म कुछ नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए हिकमत को, या लोग मानते हैं इसको, जो कहते हैं हम जी ये बूटियाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोटानिकल की तरफ जाते हैं, वो लोग मानते हैं, वो सब कहते हैं ठंडा गर्म होता है। अच्छा, अगर हम अपनी लाइफ में देखें, मैं खैर इस चीज़ से साइंस से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि वाकई ही होता है असर, लेकिन आई बिलीव हर बॉडी पे अपना अपना असर होता है। अब जैसे हो सकता है आपको ड्राई फ्रूट और अंडा कुछ नहीं कह रहा, मेरी बॉडी में जाते ही वो मुझे तंग कर रहा है। ये मेरी बॉडी की अपनी तासीर है कि वो उसको किस तरह से अडेप्ट कर रही है, उसको किस तरह से रिएक्शन दे रही है। हो सकता है हम दोनों से आपका बिल्कुल डिफरेंट हो। आप अगर उसको कंज्यूम कर रही हैं, आप हो सकता है पूरा जार भी कंज्यूम कर लें, ना तो आपका वेट गेन हो, ना ही आपकी बॉडी आपको कोई रिएक्शन दो, आपको कोई फर्क ही ना पड़ रहा, क्योंकि ये आपकी बॉडी का स्टैंड है। ठीक है। अब ठंडा गर्म हर इंसान के लिए डिफरेंट हो जाता है। हम कहते हैं बीपी कंट्रोल करना है, नारियल का पानी पियो, धनिया पियो, पुदीना पियो, वो है, लेकिन हर इंसान जो है, अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि मैं रोज चिया सीड्स भी लेता हूँ, मैं जो है ये पुदीना भी पीता हूँ, लेकिन मेरा बीपी फिर भी 200 से कम नहीं होता। हो सकता है उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम ना होने देती हो, जो उनकी डाइट है उसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, वो उसको कंट्रोल नहीं करे, पोर्शन कंट्रोल नहीं करना, लेकिन बाकी चीज़ों से हमने कहना है कि हाँ मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ।
अब बॉडी जो है, हम जैसे हम पहले बात कर रहे थे सर्दी की तरफ आ रही है, ठंडा गर्म में। अब छिलके को हम कहते हैं ठंडा है, हम गर्म दूध में अगर उसका सर्दियों में इस्तेमाल करें तो वो हमारी बॉडी को गर्माइश देती है, ठीक है, और उसको हेल्दी भी रखती है। अच्छा, अब वही बात है, हमने किस चीज को किस तरह इस्तेमाल किया है वो ठीक है, बदलती चली जा कॉम्बिनेशन रही के है। साथ। बिल्कुल। किस जरा combination? ये हमें बताएं कि क्या लाजमी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब हमने जैसे जैसे सर्दी आ रही होगी उनको इस्तेमाल करना है, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा लाजमी तौर पर ताकि बनाना हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहे। लाजमी तौर पे सबसे पहले तो हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। दूसरा, लोगों को, मैं जितने पेशेंट्स को मिली हूँ, कह लें कि लास्ट वीक में, वो इतने फ़ख्र से कह रहे होते हैं दूध तो मैं नहीं पीता। लाइक एक ये एक सिंबल बनता चला जा रहा है, दूध तो मैं नहीं पीता। लेकिन भाई क्यों नहीं पीते आप? लोग वीगन चीज़ें देखते हैं और उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूध का कम से कम 1 से 2 ग्लास इस्तेमाल लाजमी करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जैसे हमने पहले डिस्कस किया उस तरह से करें। अपनी डाइट को हमने मैनेज करना है। मैंने दलिए की बात की, अगर हम नाश्ते में दलिया खा रहे हैं तो लंच थोड़ा लाइट कर लें, उसके बाद डिनर को फिर ले जाएं। इस मौसम में जो चावल ज्यादा खाएगा वो भी बीमार होगा। अच्छा, चने जो खाएगा वो भी बीमार होगा। लोबिया, दालें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आप कह लें कि बादी की तरफ जाती हैं जो हमें बीमार करती हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर खाना है तो एक नॉर्मल इंसान जिसने नॉर्मल रहना है वो 12 टेबल स्पून्स तक चावल खा सकता है, और जिसने वेट लॉस की तरफ जाना है वो 6 से 7 टेबल स्पून्स ले तो वो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का अपनी और हमारी सर्दियाँ कैसी होनी चाहिए खुराक के मामले में वो उन्होंने हमें बताया है। हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल भी लाजमी तौर पर करें, क्योंकि हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई माहिर हमें ये बात बता रहा हो। तो अमल करना नहीं हमें अच्छा अमल करना हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। हम लोग चाहते हैं कि जो हमने सुना है उसके मुताबिक रिजल्ट्स हमें मिल जाएं, लेकिन अमल करना बड़ी दूर की बात होती है। अच्छा, खैर, अब एक और चीज़ पर हमने अमल करना है, वो ये है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी भारत के खिलाफ थी वैसी स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। भारत को तो हमने हरा दिया, अब बड़ा मुकाबला है और न्यूजीलैंड से बदला लेने के लिए पाकिस्तान तैयार है और पूरी कौम तो बिल्कुल बहुत ही यकजुबान है कि हम जीतेंगे। बिल्कुल ऐसे। अगर हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हम बात करें तो आज जो है शाम 7 बजे मैच होगा, शारजा में खेला जाएगा, और कीवीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की जीत जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हाल ही में पाकिस्तान का, जिस तरह से हमने बात भी की, कि दौरा किया, मगर वो एक जाली रिपोर्ट का सहारा लेते हुए कोई मैच खेले बगैर ही अपने मुल्क वापस लौट गए थे। तो ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल्स आई थी ना जी उनको। खैर, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भाई, अब भारत के खिलाफ तो मैच बेहतरीन था, अभी तक हम उसी नशे में हैं, पूरी कौम उस नशे से नहीं निकल पा रही है, लेकिन अब हमने एक स्टेप आगे चलना है। आज हमारा न्यूजीलैंड से मुकाबला है और इस पर भी हमारी बड़ी नज़रें हैं। न्यूजीलैंड की टीम भारत की टीम से किस तरह मुख्तलिफ है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? खास तौर पे उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है। जी वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी सुबह बखैर। और यकीनी तौर पर 29 साल के इंतजार और 12 मैचेस की नाकामी के बाद जब आपको एक कामयाबी मिले तो बिल्कुल सेलिब्रेशन करनी चाहिए और बहुत ही मज़ा आया सबको, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू फोकस बैक ऑन क्रिकेट, क्योंकि ये सिर्फ एक पहला मैच था और अभी 4 मैचेस बाकी हैं। पहला इम्तिहान आपका होना चाहिए सेमीफाइनल तक रसाई, और उसके लिए आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Exactly. की वजह यह है कि 3 ही टीमें हैं मेजर। अब तो अफगानिस्तान ने भी कल खतरी घंटी सबके लिए बजा दी, लेकिन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, आई थिंक इनके आपस में जो दोनों मैचेस हैं ये बहुत हद तक इस टूर्नामेंट में इस ग्रुप का फैसला करेंगे। और आज का मैच यकीन तौर पर जज्बात बड़े बुलंद हैं। न्यूजीलैंड ने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी कल। केन विलियमसन ने कोशिश जरूर की एक वीडियो के जरिए कि जी एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई। हम समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच अच्छी स्पिरिट से खेला जाएगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम अच्छी स्पिरिट से ही खेलेगी, बल्कि मैं तो यहाँ कहूँगा कि जो स्पेशली दुबई और शारजा में मैच है, तो जो हमारे शौकीन क्रिकेट जाए पाकिस्तानी, प्लीज 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 न्यूजीलैंड की टीम को आप जो है वो उसी स्पिरिट में देखिए जैसे हमारी टीम देख रही है। लेकिन ग्राउंड के अंदर कारकर्दगी खिलाड़ियों को दिखाना है। आसान टीम नहीं है न्यूजीलैंड, जैसे आपने कहा हमजा। उनके पास बहुत अच्छे मंझे हुए कप्तान हैं, तजर्बा बहुत है, फिर उनके पास मैच विनर्स बहुत हैं। डेविन कॉनवे हो, केन विलियमसन खुद हो, मार्टिन गुप्टिल हो, फिर ट्रेंट बोल्ट दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, 2 अच्छे स्पिनर हैं, फिर गौसन बहुत अच्छे। तो ये मैच इतना आसान नहीं होगा। यस, टाउन टीम सऊदी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ़ार साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इंडिया के साथ मैच जो है वो जीता भी और खेला भी,
न्यूजीलैंड के साथ क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? और दूसरा ये कि जिस तरह से टॉस का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया था पहले मैच में पाकिस्तान ने, तो अब जो शारजा की ग्राउंड है उसमें टॉस की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और कौन सा मतलब टीम जो है वो टॉस जीत कर क्या फ़ैसला करना होगा? देखिए कल जो मैच हुआ शारजा में हमने देखा कि अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है शायद इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मुजीब हो जाए, राशिद खान हो जाए, नबी हो जाए, तीनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और तीनों विकेट टेकर्स वाले जो है ना वो स्पिनर्स हैं जो बड़ी बड़ी रेयर क्वालिटी होती है। बट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की बैटिंग, और अब ये बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए, जो कि दुबई की विकेट पर रन ज्यादा नहीं थे तो वहां तो रन चेज आप प्लान कर सकते थे, बट मैं समझता हूँ कि इस विकेट पर जहाँ शारजा में आज मैच हो रहा है यहाँ पर हमें एक हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। 171 हुए थे कल, 190 हुए, लेकिन खैर अफगानिस्तान की बॉलिंग क्लास इतनी ज्यादा थी कि स्कॉटलैंड को तो बिल्कुल ही जो है उन्होंने आउट क्लास कर दिया। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि रन चेज प्रेशर मैचेस में कभी इतना आसान भी नहीं होता, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग हमें ज्यादा नहीं लग रही, हमारी बैटिंग है, डेप्थ भी है, फिर रिजवान बाबर जैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, फॉर्म में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुबई से डिफरेंट नहीं सोचेगा यहाँ पर। हम यही चाहेंगे कि हम यहाँ पर भी जो है वो रन चेस की तरफ ही जाएं, क्योंकि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं फिर बार बार ये बोलूंगा, हमारी बैटिंग हमें जितवा सकती है इस टूर्नामेंट में। और गफार भी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉलिंग जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। न्यूजीलैंड की बात करें तो अच्छे बॉलर्स हैं, हम अगर उनके पेस अटैक की भी बात करें तो स्विंग भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी स्विंग हुआ तो पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा न्यूजीलैंड को उसका शायद हो रहा होगा। ऐसे में क्या एक आधा बैट्समैन बढ़ा देना चाहिए हमें, या बिल्कुल भी नहीं, हमें टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए जैसे गए थे? आर्गुमेंट आपका ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग वाकई ही बहुत ज्यादा मुतवाज़न है, फिर फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, फिर स्पिनर्स भी सूदी और सार्टनर उनके पास अच्छे हैं। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग ऑलरेडी उसकी डेप्थ है, क्योंकि नंबर 6 पे आसिफ अली आ रहे हैं, उसके बाद शादाब, इमाद, दे आर मोर देन केपेबल कि वो बैटिंग कर सकते हैं और ऑलराउंडर्स हैं। इवन हसन अली मैच फिनिशर। बस यही मैं कह रहा हूँ कि ये आप देखना ही होगा कि ये विकेट कौन सी है, क्या उसी विकेट पे मैच होता है जहाँ कल मैच हुआ था शारजा में, या हमें कुछ डिफरेंट जो है वो सरफेस मिलता है। बट इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉल टू मेक। आई थिंक ये मैं भी इस चीज से जाने बड़ा सोच रहा हूं। गफार भी एक अहम चीज़ है, आपने शायद नोटिस की हो, जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था भारत के साथ और शाहीन ने 2 विकेट्स लिए और बड़ा फोकस किया, खुद ही प्रोडक्शन टीम ने उनकी नो बॉल दिखाने के लिए, और फिर भारत के अंदर काफ़ी शोर भी मचा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि आप खुद से ही नो बॉल दिखाना शुरू कर दें या चेक करना शुरू कर दें, लेकिन प्रोडक्शन की जानिब से हमने देखा कि नो बॉल दिखाने की बार बार कोशिश की गई कि शायद कहीं से कोई मौका निकल आए। आपको मतलब कि एक तो कमेंटेटर भारतीय थे, उन्होंने तो जो कमेंट्स दिए ही दिए वो दे रहे थे, लग रहा था कि शायद स्टार स्पोर्ट्स पर मैच चल रहा है, आईसीसी का पैनल नहीं है ये, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा प्रोडक्शन टीम की जानिब से लगा कि शायद थोड़ी सी बायसनेस थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि आईसीसी का इवेंट है और तमाम चीज़ें आईसीसी कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा, अब हर विकेट गिरने के बाद नो बॉल चेक होती है, तो वो भी एक नेसेसरी प्रोसेस है। आपका जो टीवी अंपायर है उसको दिखाया जाता है ताकि अगर नो बॉल हो तो फिर नो बॉल दे दी जाए। तो दूसरा, आप आई थिंक कमेंटेटर्स ने भी उस पर कह दिया था इट्स अ लीगल डिलीवरी। आकाश चोपड़ा बड़े जबरदस्त यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, उन्होंने भी कहा इट वाज अ लीगल डिलीवरी। तो आई थिंक इससे ज्यादा मुझे जो परेशानी है इस मैच में वो मोहम्मद शामी के हवाले से जो सूरत हाल जन्म ली, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर और फिर हरभजन सिंह ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अच्छा नहीं हुआ। कल मैं इंडियन मीडिया पे भी सुन रहा था, वो भी कंडेम कर रहे थे इस चीज को। आई थिंक जो सबसे बड़ा बैकलैश है वो यही रहा कि मोहम्मद शामी या किसी भी पाकिस्तानी मुसलमान प्लेयर को वहां पर हर कुछ अरसे बाद अपनी जो कहते हैं ना वर्थ है उसको अपनी जो डेडिकेशन। गफार भी आखिर में प्रेडिक्शन हम आपसे चाहेंगे, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितने % पाकिस्तान के चांसेस हैं, कितने % न्यूजीलैंड के चांसेस हैं मैच जीतने के? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आप 60% चांसेस दीजिए। उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा मैच जीत कर आए, बल्कि चले 70%। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाते हैं। पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर फेवरेट हम कह सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी आईसीसी इवेंट्स के अंदर अब बड़ी कामयाब टीम है। 2015 का फाइनल खेले, 2019 का फाइनल खेले, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के विनर्स हैं। सो और केन विलियमसन पिछले 5-6 साल से लगातार कप्तानी कर रहे हैं, समझदार भी हैं, बहुत ज्यादा खुद अच्छा खेलते भी, लेकिन इंजर्ड हैं। ये भी याद रखिए कि उनकी इंजरी जो है वो इस वक्त उनके साथ साथ चल रही है।
बट आई थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और पाकिस्तान इंशाल्लाह हम सारे दुआ करेंगे जीतेगा। अभी गफार भी बहुत शुक्रिया, बस बाकी काम छोड़ दें, सिर्फ हम लोगों ने हमें दुआएं करनी है। दुआएं करनी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे